टॉपिक के ऊपर। तो जैसे आप सबको पता है, पहले आपको सबसे पहले मैं दिखा देता हूं कि जैसे ही आप एफबीआर की वेबसाइट ओपन करेंगे तो यहां पे अनाउंसमेंट आ रही होगी, टैक्स सर्विसेज एंड गाइडेंस फॉर ओवरसीज पाकिस्तानी। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ट्रांजैक्शन या प्रॉपर्टी के टाइम पे कौन कौन से आपने टैक्सेस देने होते हैं। तो ये टैक्स मैंने एक टेबल बनाया हुआ है जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उस टाइम पे आपने टैक्स देना होता है, 236K का टैक्स होता है। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 करोड़ से कम है तो आप अगर फाइलर हैं तो 1.5% है, लेट फाइलर हैं तो 4.5 है, नॉन फाइलर है तो 10.5 है। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 5 करोड़ से 10 करोड़ के दरमियान है तो आपने 2% देना है टैक्स, फाइलर ने 5.5% देना है, लेट फाइलर ने 14.5% देना है, नॉन फाइलर ने। प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 2.5% फाइलर है, 6.5 है और 18.5% नॉन फाइलर ने देना है। ये वो टैक्स है जो आपकी फाइलिंग का स्टेटस है उसके मुताबिक आपने देना है। उसके बाद होता है सेल के टाइम पे आपने टैक्स देना होता है 236K का टैक्स, जिसमें 5 करोड़ से कम की अगर प्रॉपर्टी है 4.5% आप देंगे। पहले ये 30 जून तक रेट था 3%, यकम जुलाई से बजट में इसको बढ़ा दिया गया है, अब ये रेट हो गया 4.5%। इसी तरीके से ये जो परचेज का टैक्स था ये भी 3% रेट था जो 30 जून तक, यकम जुलाई से इसको कम कर दिया गया 4.5। परचेज करते हुए रेट कम किया गया है, सेल करते हुए जो रेट है 1.5 से बढ़ा दिया गया है। इसी तरीके से आप प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है और आप सेल कर रहे हैं, आप फाइलर हैं तो 5.5 है, नॉन फाइलर हैं, लेट फाइलर हैं तो 9.5 है, नॉन फाइलर हैं तो 11.5% आपने टैक्स देना है। अब मसला यह है कि जो ओवरसीज हैं जिन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की उनका स्टेटस तो एफबीआर के रिकॉर्ड में नॉन फाइलर आ रहा होगा, तो उनका क्या कसूर है? वो तो ओवरसीज हैं, वो एग्जम्प्ट हैं फॉर रिटर्न फाइलिंग। कुछ केसेस में वो फाइल करते हैं, मैंने बताया हुआ है कि ओवरसीज अगर टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसका कितना बेनिफिट होगा। ये एक वीडियो पड़ी हुई है, उसको आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी डिटेल में तकरीबन 7-8 डिफरेंट कंडीशंस बताई हैं मैंने कि फाइल करने से आपको क्या बेनिफिट होगा। अभी हम उस टॉपिक पे नहीं जा रहे, बस मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपका स्टेटस है नॉन फाइलर और पाकिस्तान में आप प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं और आप ये कहते हैं कि जी मैं तो एलिजिबल नहीं हूँ फॉर फाइलिंग एज पर लॉ, पाकिस्तान का जो ऑर्डिनेंस है उसके मुताबिक मेरे ऊपर तो ये रूल अप्लाई नहीं होता, तो मुझे ये हाई रेट क्यों चार्ज हो रहा है, यानी कि 18.5 क्यों चार्ज हो रहा है मुझे? अगर मैं 10 करोड़ से ऊपर प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मुझे तो रेट फाइलर वाला लगना चाहिए। इसके लिए एफबीआर ने पिछले साल से एक सिस्टम बनाया जिस पे उन्होंने ये कहा कि आपके पास अगर 2 चीज़ें अवेलेबल हैं तो आपका रेट फाइलर वाला ही लगेगा। कौन सी 2 चीज़ें हैं? या आपके पास नाइकोप होना चाहिए ओवरसीज कार्ड, या आपके पास पीओसी होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपका जो टैक्स रेट होगा वो फाइलर वाला ही चार्ज होगा, चाहे आप नॉन फाइलर ही क्यों ना हो। लेकिन मसला क्या था कि जब आप ये ऑनलाइन इसको अप्लाई करते हैं, मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे चालान बनाना है, तो अभी भी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस वीडियो में। ऑनलाइन जब आप चालान बनाते हैं तो वो दो दिन के अंदर जो ऑफिसर है उसने अप्रूव करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि या तो आपको खुद फॉलोअप लेना पड़ता है, फिजिकल विजिट करना है ऑफिस में, या फिर आप किसी को हायर करते हैं और आप उसको पैसे देते हैं, फिर जाके वो चालान प्रूव होता है और फिर आपको एग्जम्पशन मिलती है। मतलब ये है कि आपने अपना जेन्युइन काम करवाना है, लेकिन उसके लिए भी आपका टाइम लगेगा या पैसे लगेंगे, फिर आपका काम होगा। एफबीआर ने एक बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने अपने ही ऑफिस के अंदर एक स्पेशल डेस्क बना दिया है जो सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज को डील करेगा। उसमें ना सिर्फ उन्होंने उनका नाम बताया है, उनका सेल नंबर भी बता दिया है और ईमेल एड्रेस भी बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने उनसे बात किस तरीके से करनी है ताकि आपका काम सारा ऑनलाइन हो जाए। ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। यहाँ पे जब आप एफबीआर की वेबसाइट पे आएंगे, सबसे पहले आके आपने ये टैक्स सर्विसेज एंड गाइडेंस, ये पहली ही न्यूज़ आ रही होगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। हो सकता है कि अगर आप इसको थोड़ा लेट देखें तो ये न्यूज़ यहाँ से निकल जाए, लेकिन आपने गूगल पे लिख देना है टैक्स सर्विसेज एंड गाइडेंस फॉर ओवरसीज, तो आपको वो इसी लिंक पे ले जाएगा। क्योंकि कुछ देर के बाद नई अनाउंसमेंट आ जाती है, पुरानी न्यूज़ यहाँ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो अवेलेबल रहती है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 3 तरह की आपके पास ऑप्शन आ जाएंगी। तो पहला ऑप्शन क्या आता है? क्रिएट पीएसआईडी अंडर सेक्शन 236C एंड के। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सेल और परचेज करते हुए हमने टैक्स देना है। परचेज करते हुए 236K आप देंगे, सेल करते हुए आपने टैक्स देना है 236C का। अब सेल और परचेज करते हुए जब हम प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बेचते हैं तो हमने एक चालान बनाना होता है, उसके थ्रू हम बैंक में जमा करवाते हैं और हम ये कहते हैं कि एफबीआर का ये टैक्स है। उस चालान को इंग्लिश में कहा जाता है पीएसआईडी, या मतलब पेमेंट स्लिप आईडी। ये जनरेट कैसे होगा? ये आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे यह फॉर्म आपके सामने अवेलेबल होगा। यहाँ पे ऊपर वाली जगह पे आपने लिख देना है, यहाँ पे अगर आप देखें पार्टिकुलर्स ऑफ रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के, फॉर एग्जांपल बहरिया की प्रॉपर्टी है, डीएचए की है या लोकल किसी बॉडी की है, उसका एनटीएन आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे केयरफुली कि सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं। तो आप ये कहेंगे जी मैं क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उनका ऑटो नाम आ जाएगा जब आप एनटीएन लिखेंगे। उसके बाद क्या आता है, पार्टिकुलर्स ऑफ सेलर, जो बेच रहा है उसके क्या पार्टिकुलर्स हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, उसका स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आप ये कहेंगे नॉन रेजिडेंट, और रजिस्ट्रेशन टाइप पे आपके पास क्या डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, नाइकोप है, पीओसी है, अब यहाँ पे लिख देंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर वो ऑटो उठाएगा। उसके बाद आपने ये, अभी मैं नहीं लिख रहा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आप लिखेंगे उसके बाद आप यहाँ पे इसको मेंशन करें, आपका नाम ऑटो आ जाएगा। ये फिल करने के बाद आप आ जाएंगे पार्टिकुलर्स ऑफ बायर, मतलब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हैं तो जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है पाकिस्तानी बंदा है, उसकी डिटेल भी आपने मेंशन करनी है। तो वो रेजिडेंट है, वो आप जो भी आपका एजेंट होगा, जो पार्टी होगी, उससे आपने डिटेल ले लेनी है, वो एजेंट के पास अवेलेबल होती है। यहाँ पे उनका सीएनएसी या एनटीएन नंबर मेंशन करें, क्योंकि वो पाकिस्तानी होंगे तो आप उनका रेजिडेंट का स्टेटस लिख देंगे। नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं आप, वहां पे वो भी लिख सकते हैं। तो सारा डाटा यहाँ पे उनका आ जाएगा, नाम आएगा, परसेंटेज ऑफ शेयर लिखेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल ये एक ही बंदे के नाम पे 100% आ जाएगा। बायर सिलेक्ट कर ले, ऑनर है, अटॉर्नी है, प्रिंसिपल है, कौन है, तो आप लिख लें यहाँ पे ऑनर है। उसके बाद आता है पार्टिकुलर्स ऑफ प्रॉपर्टी कि जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, एग्रीकल्चर है, उसके बाद स्टेटस क्या है, फ्लैट है, प्लॉट है, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर जो भी आ रहा है आप रेलिवेंट वो सिलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दें। ये तमाम चीज़ें आपने लिख देनी है केयरफुली। ये सारा डाटा आपके पास अवेलेबल होगा क्योंकि प्रॉपर्टी की डिटेल आप ही के पास होगी, क्योंकि आप उसके बायर हैं या सेलर हैं। फिर आता है वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये जो वैल्यू है ये आपको बताएगा जो आपका एजेंट है कि जिस एरिया की प्रॉपर्टी है वहां पे एफबीआर रेट क्या है या डीसी रेट क्या है, जो इन वैल्यू के ऊपर हमने प्रॉपर्टी का जो टैक्स पे करना होता है। फॉर एग्जांपल जो अगर हम बात करें डीएचए है तो वहां पे हम ये कहते हैं कि 1.5 मिलियन पर मरला वहां पे एफबीआर रेट है। तो आप अगर 10 मरले का प्लॉट बेच रहे हैं तो आप 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे पर मरले के साथ, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। उस वैल्यू को आपने यहाँ पे मेंशन कर देना कि टोटल प्रॉपर्टी की वैल्यू ये है, आपका शेयर कितना, सारा 100% है 100% लिख दें। अगर आपका जो है वो 50% है, 2 ऑनर है तो 2 का लिख दें। सेपरेट बनाना पड़ेगा चालान 50% का। यहाँ पे विदहोल्डिंग टैक्स रेट वो ऑटो उठा लेगा, विदहोल्डिंग की अमाउंट भी ऑटो उठा लेगा, टोटल टैक्स पेड ये भी ऑटो उठा लेगा। ये आपने केयरफुली आपने उनसे डिस्कस करना है, जो आपका एजेंट है वो आपको बताएगा। ये नेक्स्ट पे जाने से पहले आपने यहाँ पे एलिजिबल पे क्लिक कर देना है कि आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं। वो आपको साथ ही ये कहेगा कि ये जो पीएसआईडी क्रिएट होगा ये आर्जी या टेम्परेरी क्रिएट होगा। मैं आपको बताता हूँ कि इसने क्यों लिखा है। वो ये कहता है कि जी क्योंकि नाइकोप और पीओसी का जो डाटा है मैंने अभी वेरीफाई नहीं किया, तो ये जो पीएसआईडी बनेगा ये टेम्परेरी बनेगा और ये बनाने के बाद चला जाएगा कमिश्नर के पास, जो रेलिवेंट कमिश्नर होगा, जहां का आपका आईडी कार्ड का एड्रेस होगा उस इलाके के कमिश्नर के पास चला जाएगा। फॉर एग्जांपल आप इस्लामाबाद का आपका एड्रेस है तो इस्लामाबाद के टैक्स ऑफिस के कमिश्नर के पास लॉगिन में चला जाएगा। वो इसको वेरीफाई करेगा कि ये जो नाइकोप है जो ये बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, ओके है, वो अप्रूवल देगा। फिर आपको एक ईमेल आएगी, वो जो पीएसआईडी होगा वो आपका ओके होगा, वो आप जमा करवा सकेंगे। यही बात उसने यहां पे की है, द पीएसआईडी शैल बी पेएबल आफ्टर ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न टैक्स ऑफिसर। मतलब आप अभी नहीं पे कर सकते जब तक अप्रूवल नहीं आएगी, अभी तो आप प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। अब आता है अटैचमेंट। अटैचमेंट में आप क्या करेंगे, पीओसी और नाइकोप की जो कॉपी है स्कैन करके चूज करें। ये सब कुछ करने के बाद केयरफुली डाटा दोबारा देखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करेंगे एक डॉक्यूमेंट आपके सामने जनरेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं पीएसआईडी। जैसे पीछे मैंने आपको दिखाया कि वहां पे लिखा हुआ था वही सेम लिखा होगा, उसको हम बोलते हैं पीएसआईडी। वो पीएसआईडी आपने अपने पास संभाल के रख लेना है, कहीं नोट कर लेना है। मैंने वैसे इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी एक बड़ी डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। थोड़ी सी वो लेंथी वीडियो, लेकिन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे चूंकि हमारा टॉपिक डिफरेंट है इस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा क्विकली इसको एक्सप्लेन किया है, लेकिन बनाने का प्रोसेस ये आप खुद बना सकते हैं, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये सारा काम करने के बाद होता क्या था कि जब वो पीएसआईडी बनता था उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल आपने बड़ी मेहनत करके सारी चीज़ें खुद बना ली और ये पीएसआईडी चला जाता था जो रेलिवेंट आपका एफबीआर ऑफिस है ना उनके कमिश्नर के पास, वहां पे जाके पड़ा रहता था। क्योंकि आपको फॉलोअप लेना है, गवर्नमेंट ऑफिस में आपको पता ऑटो काम तो होते नहीं है, तो या तो आप क्या करेंगे, सेल्फ विजिट
पाकिस्तान में है तो खुद विजिट करते हैं, जाके बताते हैं कि भाई मैंने जो है वो 4 दिन पहले 2 दिन पहले एप्लीकेशन फाइल की थी, मुझे अप्रूवल नहीं मिली, ये मेरा नई कोप है। तो वो आपको कहते हैं ठीक है हम चेक करके कर देते हैं और काम आपका कर देते हैं, 1 से 2 दिन में काम हो जाता है। अगर जो एफबीआर ने डॉक्यूमेंट इशू किया है वहां पे उसने कहा है 2 वर्किंग डेज में ऑफिसर काम करेगा, लेकिन होता नहीं है, ऐसे काम ही होता है। उसके बाद अगला प्रोसेस क्या होता है, या आप किसी को हायर करते हैं और उनको पैसे देते हैं तो आपका काम जो है वो करवाते हैं, और चूंकि ये आपका काम वो करवा रहे हैं तो जारी बात है विजिट करेंगे, उनके कंसल्टेंसी चार्जेस भी होते हैं। अब ये एक प्रोसेस था जिसमें टाइम भी लग जाता था, सम टाइम जल्दी होता है, सम टाइम टाइम लग जाता है, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है 1 से 2 दिन में ये काम हो जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेल और परचेज करते हुए सबके पास टाइम कम होता है। फौरी काम होने चाहिए ताकि आप टैक्स पे करवाएं या प्रॉपर्टी बेचें या परचेज करें और फौरी आप बाहर चले जाएं, क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कम दिनों के लिए लोग आते हैं, छुट्टी आते हैं, तो अगर इस तरह के सारे मामले में घुस जाएंगे तो वो तो काम नहीं होगा। अब इस सारे चीज़ को एफबीआर ने थोड़ा सा रिफाइन किया है। उसने ये कहा है कि भाई मैं आपको ऑनलाइन डेस्क देता हूं। जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया ना, ये जो टैक्स सर्विसेज वाला, तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आई थी। पहली ऑप्शन मैंने आपको दिखा दी, दूसरी ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको प्रॉपर गाइड करता है, पूरा एक आर्टिकल है जो मैंने आपको अभी बताया है लेक्चर में, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है, लेकिन सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इसको फॉलो करना है। तीसरे नंबर पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आता है स्पेशल फैसिलिटेशन डेस्क। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। मैंने यहाँ पे हाइड किया है, आप वहाँ पे देख लीजिएगा, नंबर भी आ रहा होगा, ईमेल भी आ रहा होगा। मतलब आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो डिटेल आ जाएगी, जैसे पे देख लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वो विंडो नहीं ओपन हो जाएगी। मैं यहाँ पे हाइड कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये है कि कॉपीराइट का इशू आता है, मोबाइल का और ईमेल पब्लिकली किसी का हम अनाउंस नहीं कर सकते, जो कि इनकी पॉलिसी है यूट्यूब की। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है RTO इस्लामाबाद है, यहाँ पे इनका ये नाम है, ये असिस्टेंट कमिश्नर है मिस्टर वकास अमीन है, अपल क्लर्क है, और ये इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर हैं लाहौर में, ये जो है असिस्टेंट कमिश्नर हैं। आपने जब PSID बनाना है तो आपने अपने ID कार्ड के एड्रेस के मुताबिक फौरी तौर पे जाके इस RTO के, फॉर एग्जांपल आपका इस्लामाबाद का एड्रेस है तो आपका इस्लामाबाद ऑफिस में गया है, आपने इनको जनाब फ़ोन करना शुरू कर देना है, इनको ईमेल कर देनी है, फॉलोअप रखना है कि जी मैंने कल जाना है, मेरा आज ये काम करें, प्रेशर बिल्ड करें, तो आपका ये फौरी काम करेंगे। अगर ये नहीं करते तो आप सेम टाइम पे इनसे भी कहें कि जी मैंने नीचे वाले स्टाफ से गपशप लगाई है, काम नहीं हो रहा, मैंने उनको ईमेल भी की है, आपको भी बता रहा हूँ, आपको ईमेल भी कर रहा हूँ, मेरा जेन्युइन केस है, फौरी करें। सेम डे में भी आपको अप्रूवल मिलेगी अगर आपका फॉलोअप स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है एफबीआर की तरफ से कि आपका काम ऑनलाइन ही हो जाएगा, किसी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, किसी विजिट के बगैर, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। जिस ऑफिस में या जिस सिटी में आप हैं, आपने वहां से कांटेक्ट करना है, रेलिवेंट पहले जो जूनियर स्टाफ है इससे बात करनी है। अगर ये काम नहीं करता तो सेम टाइम पे सीनियर को भी बताएं कि जी मेरा काम नहीं हो रहा, ये जेन्युइन काम है और डॉक्यूमेंट के मुताबिक आपने 1 से 2 दिन में करना है तो वो करेंगे। तो इस तरीके से आपने सारे प्रोसेस को फॉलो करना है और आप अच्छी खासी जो प्रॉपर्टी की सेविंग है वो ले सकते हैं। इससे पहले लोग ये कह रहे थे कि जी विजिट करना पड़ता है, काम नहीं हो रहा। अब काफ़ी कंप्लेन गई एफबीआर को और उन्होंने जो है वो एक अच्छा स्टेप ले लिया है कि आपके लिए एक स्पेशल डेस्क बना दिया है। आप इनको अभी कॉल करें, अभी आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका काम ही ये है। अगर ये नहीं करते उसका भी एक हल है।